नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। कल अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। हालांकि उनकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की है, बाहरी सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री को तमाम वो जानकारियां देते हैं, लेकिन अब वो देश के युवाओं जेनजी के बीच में थे और युवाओं को इतिहास की याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि युवाओं को बदला लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल सर मैं जी धन्यवाद विक्रांत जी। आपका भी सर वीडियो देख रहा था इस बयान को लेकर। तो क्या समझ में आया सर अजीत डोभाल साहब के इस बयान को लेकर? इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 2014 से देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब वो भी जनजी को वही वाला राजनीतिक ज्ञान दे रहे हैं जो बीजेपी के नेता अक्सर राजनीतिक मंचों से देते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए विक्रांत जी, राजनेता इस तरह का बयान दें तो समझ में आता है। यद्यपि वो भी अनुचित ही होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें, अमित शाह दें, या किसी भी पार्टी का कोई नेता। ऐसे बयान सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नजरिए से दिए जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जिसकी जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को सलाह मशविरा देना, अगर वो इस तरह की बात करे कि इतिहास का बदला लेना है और इसके लिए युवा पीढ़ी की आग देखने की बात कहें, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। कायदे से तो ये देश के भीतर असंतोष, बगावत, हिंसा भड़काने की अपील है। कानून अगर अपना काम करे तो बाकायदा इस पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसमें एक जानकारी, तकनीकी जानकारी जोड़ दूं, उसके बाद जी जी अजित डोभाल पर आएंगे। जी। विक्रांत जी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्देश दिया था, फाइनल वर्डिक्ट दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो उसके लिए किसी फरियादी की जरूरत नहीं है। स्टेट खुद फरियादी बनेगा, यानी जो भी राज्य सरकार है, वहां के डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी खुद उस पर मुकदमा दर्ज कराए। हम्म। इसमें किसी शिकायतकर्ता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि एनएसए का जो बयान है वो इसी श्रेणी का है। उनके खिलाफ अपने आप राज्य को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हम्म। हम जानते हैं असंभव है, एनएसए के खिलाफ कोई क्या मुकदमा दर्ज करेगा। हाँ। यहाँ तो केंद्रीय मंत्री दिल्ली में गोली मारो जैसे बयान देते रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। दंगे भड़काने वाले आज तक वीडियो मौजूद हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मंत्री हैं। कपिल मिश्रा जी हमारे मंत्री लेकिन हैं। हम्म। जी बिल्कुल। अब अजित डोभाल के बयान के तीन चरण हैं, जी। उन तीनों शब्दों की मीमांसा कर लेते हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कि हम अतीत में असहाय थे, हम्म। हमारे मंदिर लूटे गए, हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता नष्ट की गई, हमारे बुजुर्गों को, पुरखों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। मेरा सीधा सवाल है, वे किस युग की बात कर रहे हैं? हम्म। क्योंकि मोहन भागवत तो कहते हैं विक्रांत के हम विश्वगुरु थे 3000 साल बिल्कुल। से। हाँ। तो हम जब 3000 साल से विश्वगुरु थे तो असहाय किस कालखंड में थे? हाँ। वो सन, वो सदी तो बताइए। हाँ। प्राचीन काल में थे तो उस समय तो असहाय नहीं हो सकते। प्राचीन काल में हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, हम्म। कैसे कैसे बड़े सम्राट थे, सम्राट अशोक। हाँ। तो हम असहाय उस वक्त तो नहीं हो सकते। हाँ। चलिए हम मुगलों के आगमन, मुसलमानों के आगमन से बात कर लें। हाँ। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत की सरहद पर आया, राजा दाहिर से उसका सिंध में युद्ध हुआ। हाँ। हम उसकी आमद से मान लेते हैं। हम्म। लेकिन तब तक भी तो सारे देश में हिंदू राजा थे, क्षत्रिय थे, गुर्जर थे, प्रतिहार, तमाम जितने हाँ। राजवंश हो सकते हैं सब गिन लीजिए आप। हाँ। चलिए मुसलमान शासकों के आगमन के बाद की बात कर लेते हैं। मुसलमान आ गए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद सल्तनत काल शुरू हो गया, हाँ। जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। तमाम उसमें तुगलक, खिलजी, सारे वंश हो गए। तब भी पूरे देश में अनगिनत हिंदू राजा थे। हाँ। भले ही इल्तुतमिश रहा हो, रजिया सुल्तान रही हो, बलबन रहा हो, लेकिन लेकिन बाकी के देश में तो हिंदू राजा थे। दिल्ली के आसपास भी हिंदू राजा थे, उनके अपने मातहत सारे सेनापति और मनसबदार हिंदू थे। हाँ। उसके बाद बाबर आ गया, समरकंद से चलकर। बाबर से लेकर अंग्रेजों के आने तक भी देश भर में तमाम हिंदू राजा थे। हम्म। उसके बाद अंग्रेज आ गए, 1947 तक उनका राज रहा।
अंग्रेजों के समय भी 540 से ज्यादा रियासतें थीं, जिनमें से 80-90% हिंदू राजा थे। तो हमारे मंदिर लुट रहे थे, तो ये राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट जमींदार जागीरदार मनसबदार ये क्या घुइयां छील रहे थे? इन्होंने मंदिर लुटने से क्यों नहीं रोके? नंबर 2, उन्होंने कहा इतिहास का बदला लेना है। अब 21वीं सदी में बदला लेने का क्या तरीका होगा? नंबर इसी का एक उप प्रश्न, पूरक प्रश्न ले लेते हैं कि बदला किन से लेना है, यही मैं पूछने वाला था कि बदला किससे लेंगे सर। किससे लेना है। देखिए, महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर तोड़कर चला गया। हाँ। घटना 1000 साल पुरानी है, उस पर भी हम आएंगे, आगे सोमनाथ की भी बात करेंगे। जी। इसके अलावा भी हम मान रहे हैं मंदिर टूटे, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हाँ। तो जो हमारा पहला सवाल था उसका उत्तर देते हैं, मंदिर टूट रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम तो विश्व गुरु थे। हाँ। वो कह रहे हैं हम दूसरी जगह नहीं गए हमला करने, किसी ने रोका था? चले जाते मध्य एशिया तक, समरकंद तक, हाँ। उज्बेकिस्तान तक चले जाते। किसने रोका था भाई? उस वक्त तो साम्राज्य विस्तार सामान्य बात थी, कुछ बुरी बात भी नहीं थी। नंबर दूसरा जो प्रश्न हमारा चल रहा था कि बदला किससे लेना है। किससे लेना। महमूद गजनबी की संतानें नहीं है अब, बाबर की संतानें भी नहीं है। इस वक्त जो मुसलमान है वे भारत के नागरिक हैं। क्या वे महमूद गजनबी की करतूतों का हिसाब चुकता करेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी है, उनसे बदला लेंगे? इसका जो पूरक प्रश्न था कि बदला किस तरह लिया जाएगा, क्या तरीका होगा। मस्जिदें गिराई जाएंगी, इबादत गाहों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, मदरसे गिराए जाएंगे, औरंगजेब की कब्र खोद दी जाएगी, उससे बदला हो जाएगा पूरा। नंबर 3, युवाओं में आग देखना चाहते हैं अजीत डोभाल साहब। बड़ी अच्छी बात है। कौन से युवा हैं जिनमें आग देखनी है? आजाद भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहे युवा, उनसे इतिहास का बदला लेने के लिए आग देखना चाह रहे हैं। वे तो नौकरी के लिए जिस दिन आग अपने सीने में लेकर सड़कों पर उतर आए, अजीत डोभाल को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इस देश में, और न उनके महापुरुष को, युगावतार नरेंद्र मोदी को। जिस दिन इस देश की 75% युवा आबादी अपने हक, अपने रोजगार के लिए आग सुलगा लेगी अपने भीतर, अभी तो सोई हुई है। जैन जी, माफ कीजिए, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं भारत की युवा पीढ़ी से। तो अजीत डोभाल साहब, आग लगाने की बात मत कीजिए। युवा पीढ़ी की आग इतिहास का बदला लेने के लिए नहीं है। युवा पीढ़ी के लिए आग की आग होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए। उसके लिए जगाइए कि वो काम करे, रोजगार मांगे। वो मस्जिदों के सामने खड़े होकर डांस ना करे, वो इस तरह मॉब लिंचिंग के लिए सड़कों पर न उतरे। वो गायों की रक्षा की बजाय देश की रक्षा के लिए सामने आए। और इसका पूरक प्रश्न ये है कि वे जिस युवा पीढ़ी से आह्वान कर रहे हैं, उनके भी तो 2 जवान बेटे हैं। वे कहां अभी बुजुर्ग हो गए? चिरंजीव शौर्य डोभाल, चिरंजीव विवेक डोभाल, उनकी आग भी तो इस देश को देखनी चाहिए। उन्हें बुला लीजिए फौरन से पेशतर। विवेक डोभाल ने तो ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है। शौर्य डोभाल सऊदी अरब के प्रिंस की एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रही हैं उनकी कंपनियां। वे इतिहास का बदला लेने क्यों नहीं आएंगे भारत में? उनको बुलवाइए। अफगानिस्तान में गजना एक जगह है जहां से महमूद गजनबी आया था, वो सबसे पास पड़ेगा। अभी मैं समरकंद जाने की नहीं कह रहा, बहुत दूर है समरकंद। तो शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल सबसे आगे त्रिशूल लेकर, वो जो कल त्रिशूल लिए थे हमारे प्रधानमंत्री, वो सबसे आगे लेकर चले। शौर्य डोभाल, विवेक डोभाल अग्रिम पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में जय शाह, महाआर्यमन द्वितीय सिंधिया। महाआर्यमन द्वितीय विक्रमादित्य उनका बहुत बड़ा नाम है, महाआर्यमन सिंधिया उनका नाम शॉर्ट में। वे दूसरी पंक्ति में हो। साथ में कार्तिकेय सन ऑफ शिवराज सिंह चौहान, कुणाल सन ऑफ शिवराज सिंह चौहान हो। बहुत लंबी फहरिस्त है। मोदी सरकार के मंत्रियों के सबके जवान बेटे हैं भाई। वे इतिहास का बदला लेने क्यों नहीं जाएंगे? कौन जाएगा? कोई गरीब दलित आदिवासी का बच्चा, पिछड़ों के बच्चे, और आपके बच्चे विदेशों में धंधा करेंगे? तो इतिहास की राख को मत कुरे दिए अजीत डोभाल साहब। इसकी राख आपके चेहरे पर कालिख पोतने का काम कर रही है।
और ये कुल मिलाकर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कवायद है विक्रांत जी। हाँ। ये पूरी पूरी राजनीतिक कवायद है, और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे एक अफसर के मुंह से शोभा नहीं देता। ये टी राजा सिंह बोलते रहे, कपिल शर्मा बोले, हम्म। अनुराग ठाकुर बोले, चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कोई हक नहीं है, वे अपराध कर रहे हैं देश के कानून के साथ। जी। यही मैं सर, एनएसए जो पद है उस पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें बोलेगा फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। और जिस तरफ आपने इशारा भी किया, साफ बोला भी कि आपके बच्चे विदेशों में धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, और हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो अपने हाथों में डिग्रियां लेकर बेरोजगारी, मंदी, महंगाई, इन्हीं सबको झेलता रहेगा और इतिहास का बदला लेगा। तो ये तो एकदम ऐसी हालत कर दी है कि मुल्क की, कि अगर आप मुल्क की समस्याओं को निपटा नहीं पा रहे हो तो युवाओं को एक दिशाहीन वो दे दीजिए कि इस यात्रा पे आप आगे चढ़ जाइए। बिल्कुल। देखिए, इनका उद्देश्य यही है। उनके पास इस वक्त जो देश के सामने समस्याएं हैं, जिनमें से कई का आपने उल्लेख कर दिया, बेरोजगारी जैसा मैंने शुरू में कहा, महंगाई इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई हैं। 85% लोगों को आप 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। मनरेगा जैसी स्कीम में से गांधी जी का नाम हटा रहे हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। राजधानी दिल्ली में आकर बम विस्फोट करके चले जाते हैं लोग, कहाँ है उसके मुलजिम? क्या एंड रिजल्ट है उसका? जिनको आपने पकड़ा था उनमें से आधे से ज्यादा तो छूट चुके हैं। बताइए एनआईए ने अब तक उसमें क्या किया? दिल्ली विस्फोट में, लाल किला विस्फोट में, पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? आपने जिनकी तस्वीरें जारी कर दी संसद सत्र में कि मारे गए हैं, एनआईए ने खंडन कर दिया, क्षमा कीजिए, सुरक्षा एजेंसियों ने खंडन कर दिया, ये वे नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था? उनका जवाब कभी नहीं मिलेगा। और एनएसए कहेंगे इतिहास का बदला लिया जाए। वर्तमान के सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए वे इतिहास की राख कुरेद रहे हैं। और इसके पीछे एजेंडा सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं दो चीजें जी। मुझसे छूट रही थी, मैं जोड़ना चाहता हूं विक्रांत जी आपके दर्शकों के लिए। नंबर एक, आप मंदिरों के टूटने और लूटने की बात कर रहे हैं। इसी देश में देश की बहुत बड़ी आबादी बौद्ध हो चुकी थी, हम्म। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों ने देश के सारे बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर जमींदोज कर दिए। हम्म। उनका बदला कौन लेगा? हम्म। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? वे तो हिंदू राजा थे जिन्होंने बौद्ध मंदिर और मठ गिराए, बौद्ध विहार गिराए। दूसरी बात, 10वीं 11वीं शताब्दी तक इस देश में तमाम हिंदू राजा ऐसे थे जो एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते समय मंदिरों को लूटते थे, क्योंकि हाँ। उस युग में जो हाँ। धन संपत्ति थी, सोना मंदिर। चांदी था, हीरे जवाहरात थे, मंदिरों में सुरक्षित रखे जाते थे, ये मानकर कि उस पर किसी की नजर नहीं जाएगी और वहां कोई लूटने का, चुराने का प्रयास नहीं करेगा। हम्म। एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं। हम्म। कश्मीर का राजा था हर्षदेव, हाँ। राजा हर्ष। उसके सिक्के आज भी मिलते हैं और पुरातत्व में हैं। बड़ा राजा था। उसने तो अपने दरबार में एक विभाग बना रखा था जिसका काम ही था मंदिरों को लूटना, हम्म। आस पड़ोस के दूसरे राज्यों पर हमला करके लूट कर लाओ। क्योंकि उस वक्त विषय सिर्फ राज्य विस्तार था और धन संपत्ति थी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। उस वक्त विषय धर्म नहीं था। अगर धर्म होता तो प्राचीन भारतीय काल, भारत के प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक समय तक, यानी अंग्रेजों के आने तक, हम्म। यहां तक कि अंग्रेजों के समय भी हिंदू राजा एक दूसरे से लड़ते नहीं। हम्म। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक हिंदू राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे। ग्वालियर के सिंधिया महाराजा महाजी सिंधिया, महाजी द ग्रेट मराठा, वो गोहद के राजा से लड़ रहे थे। जाट राजा था, उसने ग्वालियर के किले पे कब्जा कर रखा था। तो जब हिंदू राजा आपस में लड़ रहे थे, हाँ। तो हिंदू मुसलमान राजा लड़ेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी? हाँ। तो इतिहास में अगर आप इस रूप में झांकेंगे, धर्म के, मजहब के नजरिए से, तो आपको अपना ही विकृत बदसूरत चेहरा दिखाई देगा। इसलिए मेहरबानी करके अजित डोभाल साहब, नरेंद्र मोदी साहब, इतिहास को मत छेड़िए। लेकिन इतिहास के बिना कहाँ बात चल रही है सर। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा जी। दौरा किया सोमनाथ मंदिर का,
बड़ा कार्यक्रम चला, देश के जो बड़े बड़े जी चैनल हैं पूरा दिन उन्होंने उसी कार्यक्रम को दिखाया, देश की सारी बिल्कुल। समस्याओं का हल अब वहीं से निकलेगा। तो और जाने से पहले प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर के बारे में और नेहरू जी के बारे में वो इतिहास भी याद दिला के गए थे उससे कुछ दिन पहले। तो इन सब को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इन सब के पीछे भी दो इरादे हैं। क्या? नंबर एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की चरित्र हत्या। हम्म। अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने आजाद भारत में और आजादी से पहले देश की आजादी में जो भूमिका निभाई है, उस पर कीचड़ उछालना। हम्म। दूसरा तो स्पष्ट उद्देश्य है ही नफरत की राजनीति। हम्म। एजेंडा सीधे सीधे ये है कि महमूद गजनबी का नाम लिया जाएगा, हम्म। सोमनाथ मंदिर तोड़ने की बात होगी, बार बार उसे दोहराया जाएगा। तो जो बहुसंख्यक हिंदू मानस है, हम्म। वो मुसलमानों के खिलाफ आक्रोशित होगा। हम्म। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब भी सोमनाथ की बात करते हैं तो एक तो ये भूल जाते हैं कि उसका जीर्णोद्धार भी क्या? जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वे भी शुद्ध कांग्रेसी थे। हम्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गांधी जी के अनन्य शिष्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अभिन्न मित्र थे, उन्हीं के गृह मंत्री थे। हम्म। माणिक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हम्म। पटेल के बाद उनकी जिम्मेदारी में आया सोमनाथ का काम। उन्होंने उपन्यास भी लिखा है सोमनाथ पर। वे भी कांग्रेसी। सब कुछ कांग्रेस की सरकारों ने किया। फिर आप कोस क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी और नेहरू जी सोमनाथ मंदिर या किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए सरकारी धन खर्च करने के खिलाफ थे। बिल्कुल। क्योंकि वे सेक्युलर सोच से, एक धर्मनिरपेक्ष देश, नया नया बना हुआ देश है, अभी अभी सांप्रदायिकता से के दंश से गुजर रहा है, विभाजन का इतना बड़ा डंक लगा हुआ है, तो वे नहीं चाहते थे। और इसके बाद ट्रस्ट बना, उसमें जाम साहब जो वहां के नवाब थे वे थे उसमें, सरदार पटेल थे, मुंशी जी थे। उस ट्रस्ट के जरिए फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था? हम्म। मोदी जी को इतनी चिंता हो रही है, 1925 में बन गया था संघ। उसने क्या किया सोमनाथ के लिए? और एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक बात आपने कहा, और मोदी जी भी बार बार इतिहास में झांक रहे हैं। हम्म। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विक्रांत जी, हम्म। तब सोमनाथ मंदिर का एक पुरातात्विक सर्वे हुआ था। उसका पूरा वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, जो एएसआई करता है, हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हम्म। उसमें स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक आधार पर यह स्थापित हुआ था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार था। एल शेप का की एक आकृति थी वहां पर, जो कि बौद्ध स्थापत्य कला के आधार पर बौद्ध हाँ। स्तूप या उपासना स्थल माना गया। तो अब क्या करेंगे? बौद्ध उसका बदला लेने आएंगे कि हमारा बौद्ध मठ गिराकर आपने सोमनाथ मंदिर बनाया था। वो स्थापना तो राम मंदिर के बारे में भी है एएसआई की, कि उसके नीचे भी बौद्ध विहार था। कहां तक खोदेंगे? पाताल तक चले जाएंगे क्या? हो सकता है उससे पहले और कोई सभ्यता रही हो, उसका कोई निर्माण कार्य हो, वो कुछ और तरीके से पूजा अर्चना करती रही हो। तो नरेंद्र मोदी का ये जो अभियान है, सोमनाथ का राग अलापने का, ये भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नजरिए से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का अभियान है। और नरेंद्र मोदी जी को एक बात और जरूरी बताना है। हम्म। महमूद गजनबी जब आया था तो पूरा हिंदुस्तान पार करके इतनी दूर पहुंच गया। हम्म। वो तो गजना से चला था, हम लोग गजनी कहते हैं आमतौर पे उसे। प्रोफेसर राम पुन्यानी के मुताबिक उसका नाम गज। गजना है। हाँ। पूरे रास्ते वहां तक चल के चला गया, किसी राजा महाराजा, किसी चक्रवर्ती सम्राट ने उसे नहीं रोका। और जब वहां पे उसने मंदिर लूटने का काम किया, तब भी किसी ने नहीं रोका। हम्म। यद्यपि वहां का जो राजा था वो बहुत छोटा था, महमूद गजनबी तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। और बगल में एक दूसरी रियासत थी थानेश्वर, उसका राजा था अनंगपाल। वो तो महमूद गजनबी के साथ था उस वक्त, वो उसकी मदद कर रहा था। और महमूद गजनबी लौटते समय इस इलाके का सूबेदार, राजा, छत्रप अपनी तरफ से एक हिंदू राजा को बनाकर गया था। क्या करेंगे आप इतिहास का? उस हिंदू राजा से बदला नहीं लेंगे, थानेश्वर के राजा से, जो महमूद गजनबी का साथ दे रहा था। हम्म। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इतिहास की धूल झाड़ने के और बार बार दूसरों पर कीचड़ उछालने के, हमारे इतिहास के बड़े बड़े महानायकों के की चरित्र हत्या के।
इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और आखिर में जोड़ दूं विक्रांत जी, जी जी। जाना तो लौटकर इन्हीं के पास पड़ता है। हाँ, ये कोई पीछे रास्ता। बैठे हमारे हाँ बापू आज भी गए हैं, हाँ जर्मनी के चांसलर को लेकर आज भी हमारे बापू की शरण में गए हैं। हाँ चरखा कतवा रहे हैं उसको, चांसलर को पीछे बैठकर। हाँ, और वो चांसलर भी चलते चलते कह गया है कि आज भी दुनिया में बापू के आदर्शों की ही जरूरत है। बिल्कुल। ये किस मुंह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके संगठनों के लोग गांधी के खिलाफ अभियान चलाते हैं? ले जाते सावरकर की किसी जगह पर, प्रतिमा पर, ले जाते हेडगेवार मंदिर में, जर्मनी के चांसलर को, नागपुर। हिम्मत नहीं है। तब जर्मनी का चांसलर पूछता पूछता कि हु इज सावरकर, हु हम्म। इज हेडगेवार, हु इज गोलवलकर। गांधी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वे विश्व के सबसे बड़े आदर्श हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को साष्टांग दंडवत होकर 90 डिग्री पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है, विक्रांत यादव के बापू को प्रणाम करना पड़ता है। जी। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा गृह मंत्री जी के बारे में। अभी क्योंकि जी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो वहां पर भी बीजेपी के नेता लगातार बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में आ गए। कल हालांकि गृह मंत्री केरल में थे, तो केरल में भी उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों को यहां से तलाश कर खदेड़ना पड़ेगा। तो किस तरीके से जहां पर भी विपक्ष शासित राज्य होते हैं या विपक्ष शासित सरकारें चल रही हैं, वहीं जाकर के या जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, वहीं पर देशद्रोही बांग्लादेशी ये सब मिलने लग गए हैं। ये कौन सी नई राजनीति है कि आप देश के गृह मंत्री हैं और आप ही कह रहे हैं कि यहां पर देशद्रोही है? देखिए विक्रांत जी, वे तो मंच से ऐलान कर रहे हैं कि मैं इतिहास का सबसे नाकाम, नकारा, मक्कार और विफल गृह मंत्री हूं। पता नहीं लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। वे तो हर भाषण में कहते हैं कि मुझसे ज्यादा निकम्मा कोई गृह मंत्री देश में आज तक हुआ ही नहीं है। क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं फिर भी रोहिंग्या घुसे चले आ रहे हैं। मैं गृह मंत्री हूं, घुसपैठिए घुसे चले आ रहे हैं, बिहार तक चले जाते हैं। और खुद बता भी रहे बिहार की हैं। सीमा कहीं, हाँ और खुद ही बता रहे हैं। हाँ। झारखंड में भी घुसपैठिए आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में आ गए, केरल में देशद्रोही घुसाए। हम्म, तो आप क्या कर रहे हैं सरकार में? सारी सुरक्षा एजेंसियां आपके पास हैं, बीएसएफ आपके पास है, सारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज आपके पास हैं। चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, 500 साल वाला, ऐसा 500 साल बाद इतना योग्य प्रधानमंत्री मिला है देश को, फिर भी देशद्रोही देश में घुसे हुए हैं। अरे निकाल बाहर कीजिए। और कितने बाहर किए हैं अभी तक? हम्म, पिछले 10 सालों में न्यूनतम सबसे घुसपैठिए बाहर किए गए। मनमोहन सरकार में इससे ज्यादा किए गए थे। बहुत ज्यादा थे। अब आते हैं केरल पे सर। हम्म, केरल देश में तरक्की के जितने सूचकांक हैं, जितने इंडेक्स हैं, उन सब में सर्वोपरि है। सब में हम्म, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीय परिवहन, हम्म, नागरिक सेवाएं, जितनी चीज, पर्यावरण। हाँ, यहां तक कि अभी एक ताजा रिपोर्ट आई थी विक्रांत जी, हाँ, यूरोप के कई देशों से केरल आगे है। डेवलपमेंट के कई ऐसे इंडेक्स हैं जिनमें केरल यूरोप के कई देशों से आगे है। हम्म, आप वहां देशद्रोही ढूंढ रहे हैं? कौन है देशद्रोही? सच कहा जाए तो देशद्रोही वे लोग हैं जो अपने से असहमत हर व्यक्ति को देशद्रोही बताते हैं। क्योंकि केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, तो इनकी नजर में कम्युनिस्ट तो वैसे ही देशद्रोही है। हम्म, अपनी ही सरकार के, भारत सरकार के मंत्रालय के, तमाम मंत्रालयों के जो सूचकांक जारी होते हैं, जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। हम्म, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ही केरल को हर तरह से अव्वल दर्जे पर रखे हुए हैं। हम्म, वे चाहकर भी उसे पिछड़ा नहीं बता पाते। जैसे जेएनयू को कितनी भी गाली गाली दे रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है तो उसे पहले दूसरे नंबर पर रखना ही पड़ता है उन्हें। वही हाल केरल का है। तो मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि अमित शाह का ताजा बयान अब केरल पर उनकी कुदृष्टि का परिचायक है। बुरी नजर डाल दी है उन्होंने हम्म, एक अच्छे भले राज्य को, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ईश्वर का अपना देश। हाँ। वहां देशद्रोही ढूंढ रहे हैं आप। मेरी नजर में उनसे बड़े देशद्रोही तो शायद ही कोई और हो जो केरल को बर्बाद करने की नीयत रखते हो। जी विक्रांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिए, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार जो असल मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे, क्योंकि समस्याएं बहुत विकराल लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।